ओके जी। सो ये पेपर है बेटा, अक्टूबर नवंबर का पेपर है, 2022 का, 51, वेरिएंट वन, पेपर 5, वेरिएंट वन। और हमने यहाँ तक काम कर लिया था, और एफ पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे आज। तो जरा पढ़िएगा सवाल को बेटा जरा, कि क्या कहता है क्वेश्चन में वो। क्वेश्चन में वो कहता है बेटा कि द आइडियल गैस इक्वेशन इज शोन, P for pressure, V for volume, and बोले तो number of moles, okay, and सब चीजें उसने यानी आपको दी हुई हैं। और पूछता क्या है, पूछता क्या है, इक्वेशन है ये, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सारी चीजें, आर की वैल्यू दी हुई है आपको, सब कुछ दिया हुआ है। यूजिंग दिस इक्वेशन डिस्क्राइब हाउ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ यू हैव प्लॉटेड वुड बी अफेक्टेड। मीन्स कौन सा ग्राफ? ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ जो लास्ट क्लास में बनाया था। कह रहा है, अच्छा इस ग्राफ में आपको वाई एक्सिस पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पर आपको क्या दिया हुआ है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर दिया हुआ है। ओके, क्या कहता है ये, क्या कहता है ये कि यूजिंग दिस इक्वेशन डिस्क्राइब हाउ द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ यू हैव प्लॉटेड वुड बी अफेक्टेड बाय यूजिंग a smaller volume of oxygen at the start of the experiment. Explain your answer. मतलब कि ग्राफ में क्या चेंजिंग आएगी? मोर स्टीपर हो जाएगा, लेस स्टीपर हो जाएगा, वो ही रहेगा? मतलब क्या है, किस तरह से डिफाइन करना है इसे हम लोगों को? सो आपको पता है कि बेटा पी वी इक्वल्स एन आर टी। ओके, मुझे वॉल्यूम चाहिए ना, मुझे वॉल्यूम चाहिए ना ऑक्सीजन का। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूं ऑक्सीजन का, तो क्या हो जाएगा? तो कैसे होगा? कुछ ऐसे होगा, कुछ ये वाला सीन होगा। ओके, सही है जी। अच्छा, ये चीज आपको दी हुई है एक्स एक्सिस पर। ओके, एंड ये आपको दिया हुआ है वाई एक्सिस पर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसा ही था ना, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ये तो आपको पता लग गया, चलो भाई आपको गिवन है ये एक्सिस पर। ओके हो गया जी। अच्छा, अब सीन ये है कि ये वाली जो चीज है ये इस इक्वेशन से मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी आपका क्या होता था? वाई इंटरसेप्ट। दिस इज योर ग्रेडियंट, एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट? ओके, तो अब आप अगर इस इक्वेशन को गौर से देखें, तो दिस इज योर वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, यानी कि अगर हम स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ले लें, तो बेटा याद रखना, जो आपका ये वाला पार्ट है ना, दैट इज योर ग्रेडियंट, दैट इज योर ग्रेडियंट। ये बेटा ग्रेडियंट भी आपका क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। ग्रेडियंट भी आपका क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा। और जब ग्रेडियंट कम होता है ना, तो आपका जो ग्राफ होता है वो लेस स्टीपर हो जाता है। ये इसका आंसर है। 1 मार्क का क्वेश्चन था ये, 1 मार्क का क्वेश्चन था। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास यूजिंग स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यूजिंग स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, gradient will be lower, which makes the graph less steeper. ओके, आगे चलते हैं।
अब ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो इसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो बच्चे क्लास में नहीं थे पिछली दफा, तो वो यहाँ से स्टार्ट लेंगे। Potassium bromate reacts with potassium bromide and sulfuric acid to form potassium sulfate, bromine, and water according to the following equation. A student is investigating how the rate of this reaction is affected by changing the concentration. जिस चीज को हम चेंज करते हैं, पेपर 5 में याद रखिएगा, कुछ टर्म्स, कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जरूर पता होने चाहिए। जिस चीज को हम चेक चेंज करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बार बार ये तुम्हें चीजें सामने आएंगी, एक ही दफा याद कर लो बेटा इसे। जो चीज चेंज होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, उसको हम एक्स एक्सिस पर लिखते हैं। याद कर लो इसको। Of the reaction is turned, this is done by keeping the total volume of mixture constant. भाई वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी कर रहा है और वो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दिस इज डन बाय कीपिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कांस्टेंट। अगर आपको जब भी किसी चीज को डिस्कस करना होता है तो आप बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते हो। बाकी चीजों को आप क्या रखते हो? कांस्टेंट रखते हो, राइट? तो दिस इज डन बाय कीपिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर कांस्टेंट and adding the different small volume of each reagent. Okay. अच्छा, फिर कहता है द रिएक्शन प्रोड्यूसेस ब्रोमीन विच इज ऑरेंज इन कलर। द स्टूडेंट टाइम्स द रिएक्शन and then determine the rate as 1 over time. The rate equation for the reaction is of the form, ये rate equation आपको दी हुई है इन्होंने। K is the rate constant, okay. X, Y, and Z are the respective orders of the reaction for each reagent. The student carried out experiment and obtained the following data. भाई ये एक प्रॉपर उन्होंने आपको सिनेरियो बनाकर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये आपको डाटा दिया हुआ है। अगर आपको याद आ रहा हो, पेपर 4 में भी कुछ यही वाला डाटा आपको दिया होता था और आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते थे। Suggest how the student might time the reaction and judge the end point of the reaction for each mixture. तो बेटा मीन्स दैट यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही फाइंड आउट करना है, याद रखिएगा। ओके, अच्छा, कहता है कि सजेस्ट हाउ द स्टूडेंट माइट टाइम द रिएक्शन, might time the reaction and judge the end point of the reaction. तो बस इस क्वेश्चन में आप ये देख लो कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जो ऑब्जर्व हो रही हो, कोई कलर चेंज आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्या बन रहा है? ब्रोमीन बन रहा है इन द प्रोडक्ट साइड। तो अब आप एक काम करो कि ऑब्जर्व ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम कलरलेस टू कलरलेस टू colored. Okay, when the reagents are added in a reaction mixture and mix it. तो जब आप इसको मिक्स करोगे तो आपको कलर चेंज नजर आ जाएगा। दैट वुड बी योर ऑब्जर्वेशन, सिंपल। By comparing the data for the mixtures, deduce the values of x, y and z. अब ये x, y, z क्या है? ये देखो जरा गौर से। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा z है। और ये क्या होता है? ऑर्डर होता है। क्या होता है ये? ऑर्डर होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आप लोगों ने एक बात सीखी होगी। लेट्स सपोज अगर आप ऑर्डर फाइंड आउट करना चाह रहे हो KBRO3 का, तो इसके दो ऐसी वैल्यूज आपको सिलेक्ट करनी है जो चेंज हो, जो चेंज हो और उनके सामने वाली क्या हो? सेम हो। जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम निकालना चाह रहे हो वो डिफरेंट हो और उसके सामने वाली जो चीजें हैं वो कांस्टेंट हो, सेम हो। उसकी वजह क्या है कि अगर ये भी चेंज होता रहेगा
और ये भी चेंज होता रहेगा, जिसका आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये जो रेट चेंज हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, या फिर इसकी वजह से हो रहा है? तो अल्टीमेटली जिस चीज को भी आपको स्टडी करना है, उन दो चीजों को आप वेरी करते रहो, और बाकी जो फैक्टर्स हैं आपके, अदर फैक्टर्स शुड बी कांस्टेंट। अदर फैक्टर्स शुड बी कांस्टेंट। तो इसलिए अब आपको ये देखना है, अब आपको ये देखना है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट लें। अब देखिएगा जरा, एक्सपेरिमेंट ए एंड बी। मैं क्या ले रहा हूँ? एक्सपेरिमेंट ए एंड बी। अब आप पूछो क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि देखो ये चेंज हो रहा है, ये सेम है, ये सेम है। राइट हो गया? ओके हो गया? चलो जी। और ये मैं क्यों ले रहा हूँ? मैं किसका ऑर्डर फाइंड आउट कर रहा हूँ? ये मैं क्यों ले रहा हूँ? ये मैं किसका ऑर्डर फाइंड आउट कर रहा हूँ? तो मैं ऑर्डर फाइंड आउट कर रहा हूँ, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स इसकी पावर है ना, ये देखो जरा, वाई इसकी पावर है, एंड जी इसकी पावर है। इट मीन्स दैट अगर मैं एक्स फाइंड आउट करूंगा तो बेसिकली आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ के बी आर ओ थ्री। सही है जी, मैंने एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करूं सर? अब क्या करूं सर? तो अब आप एक काम करें, आप मुझे ये बताएं देखकर इस डाटा में कि यार ये कितना चेंज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 9 टाइम्स, 12 टाइम्स? तो आप आसान सा तरीका इसका ये है कि आप इन दोनों को डिवाइड करा दो। आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड करा दो। जब आप इन दोनों को डिवाइड कराओगे ना, 0.050 डिवाइडेड बाय 0.025, तो आप देखोगे कि बेटा ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। और ये इसमें क्या चेंज आ रहा है? इसमें क्या चेंज आ रहा है? तो इसको भी मैं डिवाइड कराऊंगा, इसको भी मैं क्या कराऊंगा? डिवाइड कराऊंगा। तो इसको आप एक काम करो, 0.117 डिवाइडेड बाय 0.059, ये आंसर है 1.98। इट मीन्स दैट ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। यानी जितना आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, उतना ही डबल आपका रेट भी हो रहा है, उतना ही डबल आपका रेट भी हो रहा है। तो याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू के बी आर ओ थ्री इज फर्स्ट ऑर्डर। ओके, अब मैं कैसे लिखूं इसको? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KbRO3 is doubled. So initial rate is also doubled. Initial rate is also doubled. Hence, this is first order. So x equals to 1, right? अब हम क्या करेंगे? Order with respect to y. Y इसकी पावर है ना KBR की, तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ KBR। अब आपको KBR के दो ऐसे एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करने हैं, अब आपको KBR के दो ऐसे एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करने हैं कि जो खुद तो चेंज हो लेकिन आसपास वाले डिफरेंट हो। क्या करूं मैं? कौन से लूं? तो आप गौर से देखिएगा जरा कि अगर मैं अगर मैं ए और सी ले लूं, देखो ये वैल्यू सेम है, सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है। क्या कहते हो? ऐसे ही है ना? यही जज करना है तुम्हें भाई, ये पता होना चाहिए भाई मेरे।
कि क्या लेना है तुम्हें। तो ए और सी, क्या कहते हो? ए और सी। ए और सी। तो भाई जरा देखिएगा कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ। आप बोलोगे सर 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि सर को कैसे पता लग रहा है, तो सर डिवाइड करवा रहे हैं इन दोनों वैल्यूज को, तो 2 आंसर आ रहा है कैलकुलेटर। ये कितने टाइम हुआ, बड़ा ऑड सा नंबर है, तो मुझे डिवाइड करवाना चाहिए ताकि एक क्लियर आंसर आ जाए। 0.118, 0.118 डिवाइडेड बाय 0.059, आंसर आया 2, एग्जैक्ट 2। सो इनिशियल concentration is doubled, so initial rate is doubled, hence reaction is first order. So y is equal to 1. ओके, आइए जरा, आइए जरा z निकालते हैं। सो z इज अ पावर ऑफ H2SO4। भाई कौन सा एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करूं मैं? जिसका ऑर्डर निकालते हैं वो डिफरेंट होना चाहिए, सामने वाला सेम होना चाहिए। तो क्या करें भाई, कैसे निकालें अब? ये भी एक मसला है ना यार, कैसे निकालें अब? तो इसमें मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अ, अ, ये और ये सेम है, ये भी सेम है, ये डिफरेंट है। तो ए एंड डी, एक्सपेरिमेंट ए एंड डी सिलेक्ट किया मैंने। ए एंड डी, राइट। सो सेम सिनेरियो, कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, कितने टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 0.075 एंड 0.150, डिवाइड करवा देंगे, आइडिया अच्छा हो जाएगा। सो 0.150 डिवाइडेड बाय 0.075, आंसर आया 2। 2। और ये क्या सीन हो रहा है, ये क्या सीन हो रहा है? 0.235 डिवाइडेड बाय 0.059, ये आया 4। ये क्या आया? 4। हो। Initial concentration is doubled. So, but initial rate increases by 4. Hence, reaction is second order. So, Z is equal to 2. 2 मार्क का क्वेश्चन था बेटा ये। ओके, तो इसको ऐसे करना, पेपर 4 का ही क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे ही करते थे, सारी वर्किंग वही है, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। आइए जरा, द स्टूडेंट कैरिड आउट ईच रिएक्शन यूजिंग अ बॉइलिंग ट्यूब। ओके, कैपेसिटी 50 cm क्यूब की होती है बॉइलिंग ट्यूब, and varied the concentration by adding different volumes of each reagent. For example, in mixture, a 5.0 cm cube of KbRO3 is required. Name a suitable piece of apparatus which could be used to measure this volume. 5 cm क्यूब किससे मेजर करूं? मतलब मेजरिंग सिलेंडर तो एक्यूरेट नहीं होता है, इन्होंने 5 के बाद जो 0.0 लगाया है ना, विच शोज कि आपको एग्जैक्ट 5 cm क्यूब चाहिए भाई, एग्जैक्ट आपको 5 cm क्यूब चाहिए। तो आप नहीं ले सकते ब्यूरेट, नहीं सॉरी, पिपेट। पिपेट फिक्स होता है, पिपेट फिक्स होता है, आप समझ रहे हो?
तो वेरी कर रहा है ना वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे बेटा, ब्यूरेट एक्यूरेट भी होता है, ब्यूरेट एक्यूरेट भी होता है, और उससे आप मल्टीपल वॉल्यूम्स मेजर करते हो, 2 cm³ बी, 3 cm³ बी, 5 cm³बी, 6 cm³बी, ये सारा हम उससे मेजर कर रहे होते हैं। और एक्यूरेट होता है, सबसे बड़ी बात क्या है, एक्यूरेट होता है। अच्छा जी, suggest why the reagents are heated to the same temperature before mixing। भाई हम हीट क्यों करते हैं अपने रिएजेंट को, तो बिफोर बिफोर मिक्सिंग। ओके, तो क्या कहते हो? असल में मसला बेटा ये है, ये जो क्वेश्चन पूरा चल रहा है, दिस इज अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। उसने कुछ चीजें ऊपर बताई हैं जिसको हमने इग्नोर किया है, और वो क्या है, कहता है के इज द रेट कांस्टेंट, जो कि हर एक के लिए कांस्टेंट है फॉर ईच रिएजेंट, फॉर ईच रिएजेंट। ओके, और जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना बेटा, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, so the rate of reaction increases, as the reaction increases, so the rate of reaction increases। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि why the reagents are heated to the same temperature before mixing। वो हम उसको इसलिए सेम टेम्परेचर पर लेकर आते हैं क्योंकि आपका जब टेम्परेचर चेंज होगा ना, तो उससे हो सकता है, पॉसिबल है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाए। तो हम इसलिए क्या कोशिश करते हैं कि सबका टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा चेंज ना हो, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा चेंज ना हो। तो अब इसको मैं क्या कहूँ कि टेम्परेचर जो है ना, वो टेम्परेचर कैन चेंज, कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन, सो वी आर supposed to keep it constant। ओके, आइए जरा, द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड in each mixture was of concentration 0.15 mole per dm cube। This acid was prepared from a solution of concentration 1 mole per dm cube। यानी आपके पास जो स्टॉक में सॉल्यूशन है, जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब है। जो आपका स्टॉक सॉल्यूशन है वो 1 मोल पर डीएम क्यूब है। आपने 1 मोल पर डीएम क्यूब को कन्वर्ट कर दिया 0.150 में, तो मतलब डाइल्यूट कर दिया आपने। बेसिकली आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। Before, briefly describe how to make the more dilute solution, starting the capacity of any apparatus used। अब कितना कॉमन सेंस का क्वेश्चन उन्होंने तुमसे पूछा है, तो इसको इसी की उसमें जवाब देना है तुम, कि यार डिस्क्राइब हाउ टू मेक द मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन, स्टार्टिंग द कैपेसिटी ऑफ एनी apparatus यूज। तो डाइल्यूशन फैक्टर के लिए एक रिलेशन है, अगर आपको याद हो, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ओके, ये जो 1 मोल पर डीएम क्यूब आपका स्टॉक सोल्यूशन है, 1 मोल पर डीएम क्यूब आपका स्टॉक सोल्यूशन है, इसमें से मैं कितना निकालूं और उसको पानी में डिसॉल्व करूं तो 150 cm³ आपका बन जाए। तो मैं अभी वो करना चाह रहा हूँ, इसका कितना वॉल्यूम मैं निकालूं, और उसको जब मैं कॉनिकल फ्लास्क में या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाऊं तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आपकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो जाए। इसको कहते हैं डाइल्यूशन फैक्टर। अगर आपके पास एसिड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, आप उसमें पानी डाल दो, तो भाई पानी डालने के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ये भी तो बताओ ना। पानी तो डाल दिया मैंने। अब आप देखिएगा जरा, कॉन्सेंट्रेशन इज 1। 1 वाले का कितना वॉल्यूम लूं, 1 वाले का कितना वॉल्यूम लूं, 1 वाले का कितना वॉल्यूम लूं कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन कुछ इतनी हो जाए।
कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन कुछ इतनी हो जाए। वन का कितना वॉल्यूम लूँ, कितना वॉल्यूम लूँ वन का? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको डाइल्यूट करोगे तो आपको जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना है वो भी चाहिए होगा। तो आपने ले ली 250 cm³ की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। जरा मुझे बताइएगा वी का क्या आंसर आ रहा है बेटा? cm³ में आएगा, सही है? बताइए जरा क्रॉस रीअरेंज करके इक्वेशन को। क्या आंसर आ रहा है? 37.5। 37.5 cm³। 37.5 cm³। आप क्या करो, 1 मोल/dm³ का 37.5 cm³ निकाल के किसी ऐसी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दो जिसका वॉल्यूम जो हो वो 250 हो या उससे ज्यादा हो, ताकि हम उसमें सॉल्यूशन को मेकअप कर सकें। तो टेक्निकली हमें ये बताना है यहाँ पर कि किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड चीज को हम डाइल्यूट कैसे करेंगे, हम डाइल्यूट कैसे करेंगे। तो अभी मैंने आपको बता तो दिया कि हम इसमें क्या करेंगे, ब्यूरेट से ऐड करेंगे अपना जो भी आपका कंपाउंड है, और उसमें पानी को मिक्स कर देंगे, तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा सोल्यूशन। तो अब सवाल ये है कि ये जो आपका आंसर आया है 37.5, मैं इसका क्या करूं? ये जो आपका आंसर आया है 37.5, इसका मैं क्या करूं? तो भाई इस वॉल्यूम को आप ब्यूरेट से ऐड करो, यानी कि कहने का मतलब ये है, फिल द ब्यूरेट फिल द ब्यूरेट विद विद द कंपाउंड, जो भी आपका कंपाउंड है उससे आपको उसको फिल कर दो। सही है? तो आप फिर ट्रांसफर करो कितना वॉल्यूम, 37.5 cm³ ऑफ, आप ट्रांसफर करो किसमें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में क्या रखा हुआ है, 250 cm³ है, सारे के सारे लिक्विड हैं इसके अंदर, 250 cm³ आपके पास है। तो अब आप टाइट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो डाइल्यूट करने के लिए, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए ये डाइल्यूशन फैक्टर हम यूज करते हैं, C1V1 = C2V2। ये वाला जो पोर्शन है ये गिवन है, दोनों चीजें आपको गिवन है, और इसमें आपको क्या निकालना है, यानी कितना वॉल्यूम में लूं, और उसको जब मैं बड़े वाले बीकर में डिसॉल्व करूं तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होके उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह जाए, 1 से लेकर कितनी हो जाए, 0.50 mol/dm³ हो जाए। तो अब इसको मैं लिखूं कैसे, वर्डिंग में कैसे लिखूं? आप लिखो यूज ब्यूरेट, ओके, यूज ब्यूरेट टू ट्रांसफर टू ट्रांसफर 37.5 cm³ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 37.5 आपने क्या किया, उसमें ऐड कर लिया, और ये 37.5 लिया कहाँ से, ये उस 1 मोल/dm³ वाले सॉल्यूशन में से लिया, और इसको डिसॉल्व कर दिया कितने में, इनटू 250 cm³ बीकर, एंड ऐड वाटर अप टू द मार्क। ओके जी, तो खुद ब खुद आपका सोल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो बेटा ये हमारा एक पेपर 5 पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हमें पेपर 5 और भी करने हैं, ऑब्वियस सी बात है, बाकी भी पेपर 5 हैं। तो पेपर 5 कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को 14 या 15 का खुद ही करवा दूं। तो अभी ट्रैक पर आना है बेटा, आपको पेपर 5 के ट्रैक पर आना है, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस